ठीक है। हाँ हेलो, वो टॉपिक्स यू आर सेइंग, वो दिस इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। लेज़र बहुत कॉमन चीज़ है आज के दिन में, और ये लेज़र के बारे में सोचा था, लेज़र की थ्योरी डेवलप की थी आइंस्टीन ने 1917 में। 1917 में इसकी थ्योरी वाज डेवलप्ड। लेज़र दरअसल वो एक्रोनिम है, एक्रोनिम समझते हैं ना, वो शॉर्ट फॉर्म है। लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड, ये स्टाइमुलेटेड है एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट समझते हैं, लाइट कहिए, लाइट की क्यों, हालांकि लेज़र होता है, मेज़र होता है, सेंसर होता है। अगर मेज़र कहीं लिखा है तो होना चाहिए वो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कहीं सेंसर लिखा है तो होना चाहिए साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट इसलिए कहते हैं कि हम लोग वी आर टॉकिंग ऑफ द वेव विच लाइज इन विजिबल रेंज, यानी जो देखने के रेंज में है। लाइट विजिबल रेंज में है वो जिसका वेव लेंथ लाइज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। तो इसलिए यहाँ वर्ड लाइट है। लाइट, ये लाइट एम्प्लीफिकेशन, लेज़र दरअसल ये ऐसे है, लेज़र ये इम्प्लाइज लाइट। लाइट का मतलब होता है कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेव लेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑफ वेव लेंथ, ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ जिसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, लाइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, लाइंग बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, है ना। तो लगभग में अप्रॉक्स में लिखते हैं हम लोग। देन दिस इज, सो इट इज़ कॉल्ड लाइट। अगर ये मेज़र होता तो होता माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन। बाय माइक्रोवेव माने ऐसा वेव जिसका वेव लेंथ इज़ और छोटा, माइक्रो रेंज में वेव हो तो उसको माइक्रोवेव बोलते। तो हम कह रहे थे कि साहब वो साउंड एम्प्लीफिकेशन होता तो साउंड इलास्टिक वेव है, वहाँ भी होता है। अब इसमें वर्ड एक है स्टाइमुलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लेज़र का क्या हमने कहा, लेज़र का पूरा फॉर्म क्या कहा, लाइट, हाँ एम्प्लीफिकेशन। ये लाइट लिखा है, यहाँ एम्प्लीफिकेशन लिख दीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ब्रैकेट के बाद, माने लाइट का हमने पहले ये बताया, उसके बाद ये लेज़र का पूरा लिख दे रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ, नहीं और नॉट ऑफ, बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सो इट इज़ कॉल्ड लेज़र। अब स्टाइमुलेटेड माने समझते कि नहीं, स्टाइमुलेटेड माने होता है किसी को उकसाना, किसी को प्रेरित करना। वर्ड स्टाइमुलेट करना, जैसे लोग कहते हैं कि चाय पीने से दिमाग जो है थोड़ा फैल जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, दैट इज़ स्टाइमुलस। नहीं, वो चाय हो गया स्टाइमुलस, स्टाइमुली। तो वर्ड स्टाइमुलेट माने किसी को प्रेरित करना, किसी को थोड़ा उकसाना, बढ़ाना, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टाइमुलेशन। हम कह रहे थे कि ये लेज़र का प्रिंसिपल ये दिया गया था, ये बाय आइंस्टीन इन 1970, ये था सर। तो कि इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि साहब कोई भी एटम जो होता है, जहाँ कहीं कोई भी एटम होता है तो उस एटम की अपनी एनर्जी होती है। एटम समझते हैं, एटम माने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। तो वो एटम है, एटम की अपनी एनर्जी होती है। फिर उस एटम को एनर्जी दी जा सकती है, उससे एनर्जी ली जा सकती है, सब होता है। अब जैसे समझने के लिए हम कहें, अब एटम समझने में लगता है कि साहब ये कहाँ पदार्थ, कहाँ एटम की बात हो रही। लेकिन बात जब भी होती है तो छोटी ही चीज़ की, बिकॉज के बहुत सारी छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ बनती है। तो एटम मैंने समझ लीजिए कि साहब एक आदमी है ज़मीन पर, तो वो जो है वो उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। एटम को जितनी एनर्जी है उस एनर्जी के लेवल में वो है, अपनी एनर्जी जितनी है उतनी ही है उसकी, देन इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। हर आदमी का अपना अपना ग्राउंड स्टेट है। अब एक आदमी को किसी तरह ऊपर उछाल दीजिए, ऊपर फेंक दीजिए या छत पर चला जाए,
देन उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, एनर्जी बढ़ी ना। इस कलम है, ये कलम मान लीजिए आदमी को छोड़िए, ये कलम ज़मीन पे गिरा है तो ग्राउंड स्टेट में, इस कलम को हमने ऊपर उठाया, देन इट इज़ एक्साइटेड स्टेट। तो ऊपर उठाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर उठाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली उसी तरह दुनिया भर में जितना भी मटेरियल है, उसका एटम है, हर एटम की अपनी अपनी एनर्जी है। नीचे के क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या एनर्जी है। हीलियम है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्या एनर्जी है। दूसरा सोडियम है, पोटेशियम है, उसके सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, माने जिसको जहाँ रहना है वो उसकी एनर्जी है। एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जिस एनर्जी के रेंज में रहना चाहिए, जिस एनर्जी पर रहना चाहिए, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। देखिए हम समझा रहे हैं कि लेज़र का प्रिंसिपल क्या है, लेज़र कैसे काम करता है। एकदम सीधी सी बात है, इस कलम को हमने ज़मीन पर रख दिया, ये ग्राउंड स्टेट में है। इसको हम ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठाएंगे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा कम है। और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को अगर हम मान लें E2 ज़्यादा है, 2 माना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम मान लें E1, तो E2 माइनस E1 हो गया एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच की एनर्जी। अगर ये एनर्जी इज़ 10 जूल, ये एनर्जी इज़ 15 जूल, देन क्लियरली डिफरेंस इज़ 5 जूल। बट हेयर हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ रेडिएशन, दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन उसको कहते हैं जो मैटर में नहीं आता, यानी दरअसल ये वेव और मैटर का इंटरेक्शन है यहाँ। इसीलिए अब हम कह रहे थे कि साहब कोई भी पार्टिकल है, एटम है, उस एटम की एनर्जी है E1, उसको एक्साइट करके उसकी एनर्जी बढ़ा दिया, बढ़ा के कर दिया E2, देन E2 माइनस E1 इज़ डिफरेंस इन एनर्जी। एंड दिस डिफरेंस इन एनर्जी, जब वेव की बात होगी, रेडिएशन की बात होगी, तो इसको रेडिएशन की एनर्जी के लिए फार्मूला हाफ mv² और mc² और फलां चिला नहीं होता है। उसकी एनर्जी का फार्मूला होता है रेडिएशन की एनर्जी का। रेडिएशन माने याद रखिएगा बीम ऑफ फोटॉन्स, नॉट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन इज़ ऐसा पार्टिकल जो पार्टिकल का कोई मास नहीं होता और जिसकी एनर्जी का फार्मूला एक ही है, वो है h न्यू, या उसको hc/λ भी लिख सकते, hc/λ भी लिख सकते। वेयर h इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड λ इज़ वेवलेंथ। देन E2 माइनस E1 को हम h न्यू या hc/λ कुछ लिख सकते हैं, हमने h न्यू लिख दिया। तो न्यू जो हो गई ये फ्रीक्वेंसी हो गई E2 माइनस E1 की, E2 माइनस E1 बाई h अगर ये कह दें तो ये डिफरेंस इन एनर्जी हो गया। अब यहाँ मान लीजिए कि साहब ये ग्राउंड स्टेट है, ये E1 है, यहाँ ये E2 है, सपोज़ करिए। तो यहाँ से यहाँ जो ही जाएगा तो एनर्जी का लेवल E2 माइनस E1, यहाँ पर इसकी एनर्जी h न्यू होगी, यानी h न्यू इज़ डिफरेंस, h न्यू इज़ डिफरेंस इन एनर्जी। यहाँ 10 जूल एनर्जी, यहाँ 12 जूल एनर्जी है, ये 7 जूल एनर्जी, देन दिस इज 3 जूल। एंड दिस 3 जूल को 3 में h से डिवाइड कर दीजिए तो न्यू आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये एनर्जी है। इस एनर्जी को, अब इस एनर्जी को में, इस एनर्जी के रेंज में जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी चीज़ है, जो भी पार्टिकल है, जो भी एटम है, व्हाट्सएवर में भी, उसको कहेंगे कि ये नाउ इट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट। ये दिस इज़ ग्राउंड स्टेट जहाँ था, एंड दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट। एंड डिफरेंस इन दीज टू एनर्जीज इज़ h न्यू, यहाँ हमने लिखा और होना ही चाहिए, मैंने बट कॉमन है, ये नेचुरल है। हम लेज़र का भी प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, लेज़र अपने लोगों को पढ़ना है, वो थर्ड पार्ट में भी आता है, सेकंड पार्ट में भी है, उसमें है, वो दोनों में रूबी लेज़र है, हीलियम नियन लेज़र है, देयर आर सो मेनी लेज़र्स, कई लेज़र है। तो हम कह रहे थे कि साहब ये E1 यानी दिस इज़ ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। हमने कहा एग्जाम्पल इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, किताब में कहीं नहीं लिखा। कहा हमने कि कलम को ज़मीन पर रख दें और फिर हम इसको उठा लें, तो ज़मीन पर जब रहेगा देन इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट नहीं, और ज़मीन से जब ऊपर उठ गया देन इट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट। एंड डिफरेंस ऑफ दिस टू एनर्जी इज़ हमने लिखा है क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में, ये E2 माइनस E1 डिफरेंस इन एनर्जी है, वेरी सिंपल चीज़, ये इतना है। तो इसका मतलब ये है कि साहब इतना ये इस फ्रीक्वेंसी वाला आइटम्स यहाँ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ रही होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ रही होगी, ये H2 न्यू 2 रहा होगा, ये H1 न्यू 1 रहा होगा, डिफरेंस इज H न्यू।
तो दिस इज़ न्यू टू माइनस न्यू वन या एच न्यू टू माइनस न्यू वन, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ डिफरेंस इन, ये इतना ये ज़्यादा एनर्जी है, सरप्लस एनर्जी। और दुनिया की हर चीज़, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़ रहना चाहती है ग्राउंड स्टेट में, दुनिया की हर चीज़। आप देखते हैं अपनी प्रैक्टिस, चाहे एरोप्लेन से आदमी कितना ऊपर चला जाए या फिर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने की बात करे, चांद पर चला जाए, लेकिन फिर लौट के उसको ग्राउंड पे आना है। तो दुनिया की हर चीज़ की टेंडेंसी है ग्राउंड स्टेट में रहने की, उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए, उसके साथ माने वो एक्सेस किया जाए, यानी उसके साथ ज़्यादती की जाए, देन उसको ऊपर ले जा सकते। तो और वो ऊपर हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, उसको लौट के आना है फिर ग्राउंड में। तो ये ग्राउंड स्टेट में इसको यहाँ से यहाँ तक जो फोटोन गया होगा या जो भी चीज़ गई होगी इलेक्ट्रॉन को, या एटम ही गया होगा, यहाँ से यहाँ तक एटम गया होगा, ये एटम की एनर्जी का, एनर्जी स्टेट का डिफरेंस है एच न्यू। फोटोन नहीं गया है, वो एटम है। एटम अब ये गया, जाना माने ये नहीं कि ऊपर चढ़ना है, दरअसल उसकी एनर्जी ऊपर बढ़नी है। एक आदमी, हमने कहा कि कलम को उठा के यहाँ से यहाँ रखें तो कलम में कुछ नहीं बढ़ गया, कलम की एनर्जी बढ़ गई। यहाँ ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अगर 10 जूल थी तो यहाँ पर आके 15 जूल हो गई, 5 जूल इज़ द डिफरेंस। एंड उस 5 जूल के लिए एनर्जी का फार्मूला हम हाफ mv² और mc² और mgh वी विल नॉट राइट, वी विल राइट h न्यू। वाई? बिकॉज के दीज आर, वी आर टॉकिंग ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, सारी बातें एक है जो हम बता रहे। देन एनर्जी ऑफ फोटोन ये है h न्यू। इसमें h कांस्टेंट होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, एवरीवन नो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड उसका वैल्यू होता है, h का वैल्यू सब लोग जानता है, ये दिस इज़ 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये एनर्जी होती है इसकी, ये सॉरी प्लांक्स कांस्टेंट। तो हम कह रहे थे कि सब एक्साइटेड स्टेट में एटम हमेशा नहीं रहेगा। एटम है, जो एटम यहाँ था ये एटम यहाँ चला गया है, एटम ही है ये, दिस इज़ एटम नहीं। अब होगा ये कि साहब इसमें कितना देर तक ऊपर रहेगा, तो इसके लिए है कि साहब मैक्सिमम लाइफ टाइम जो किसी एटम का किसी एक्साइटेड स्टेट में है, क्या कह रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना, किसी भी एटम का किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम है वो मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकंड है, 10⁻⁸ सेकंड, सिर्फ इतना। ये क्या लिखा है हमने, ये लाइफ टाइम ऑफ एन एटम, हम लिख देते हैं लाइफ टाइम ऑफ एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। देखिए अभी कोई मैथमेटिकल नहीं हम लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बिकॉज कि अभी थ्योरी इसकी समझ ली, इसका मैथमेटिकल है। इसके बाद नेक्स्ट में लेज़र बताएंगे, उसके बाद वो आइंस्टीन से एंड बी कोएफिशिएंट है, आइंस्टीन ने चूँकि दिया था, उसने कहा था कि सब कैसे कैसे इसकी एनर्जी बदलेगी, देन दैट इज़ मैथमेटिकल। लेकिन ये बात आज जो पढ़ाई जा रही है 100% थ्योरेटिकल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो कंसेप्ट शुड बी क्लियर, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि साहब ये क्या होता है लेज़र। देन हम कह ये रहे थे कि साहब यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट में एटम है और ये हमेशा यहाँ एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, ये जब भी आवेगा, जब भी होगा तो मैक्सिमम कितनी देर रहेगा हमने बताया, लाइफ टाइम ऑफ एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट क्या बताया, 10⁻⁸ सेकंड, ये कैलकुलेटेड है, दिस इज़ मैक्सिमम टाइम। अब होगा ये कि साहब इस टाइम के बाद या इस टाइम के पहले भी मैक्सिमम टाइम हमने बताया, ये नहीं कि ज़रूरी टाइम, इसके पहले का मतलब कि इससे कम टाइम होगा, इससे कम टाइम का मतलब 10⁻⁹ सेकंड, 10⁻⁻10 सेकंड एंड एनीथिंग एल्स। तो अगर ये यहाँ से यहाँ आवेगा तो फिर अपना चला आवेगा और कोई कहीं कुछ नहीं होगा मिरेकल, जो मिरेकल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेज़र बन गया, नो लेज़र नहीं बना, इससे कुछ नहीं होना। ये जो यहाँ आवेगा तो साहब इससे वेव निकलेगा, सवाल है कि साहब फिर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो h न्यू एनर्जी निकलेगी ना, यहाँ 10 जूल है, यहाँ 13 जूल है, तो 3 जूल का ये फ़र्क है, 3 जूल एनर्जी लूज़ करेगा। अब ये एनर्जी जो लूज़ करेगा, ये एनर्जी वेव की शक्ल में निकलेगा और ये वेव कोई इधर भागेगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, माने रैंडम, इससे किसी कोई फ़ायदा होना नहीं, कोई काम होना नहीं। बात समझ में आई? दिस इज़, ये एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में एटम आता है, एटम आएगा, फोटोन मत समझना, एटम आएगा तो रेडिएशन निकलेगा, माने फोटोन निकलेगा, लेकिन वो रेडिएशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, और कोई पर्पसफुल यूज़ उसका नहीं होगा।
यानी उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। तो अब उसके लिए कहिए कि साहब मैं कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा, यानी नथिंग मिरेकल यू कैन सी, कुछ नहीं देख सकते आप। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि ये हो कि साहब हम इसको निकालें, यानी निकालने का तरीक़ा ये है कि साहब जितना एनर्जी वाला फ़ोटोन यहाँ है, जितना एक्सेस एनर्जी एच न्यू है ना, एक्सेस एनर्जी, ये 10 जूल, ये 13 जूल, माने मानने के लिए मान लीजिए E1 इस 10 जूल, ये 13 जूल, तो 3 जूल है ये एच न्यू। तो अगर हम 3 जूल वाला फ़ोटोन यहाँ स्ट्राइक करें इस पर 3 जूल वाला फ़ोटोन स्ट्राइक करें, यानी एक आदमी चढ़ गया है इस पर छत पे, सीलिंग पे, दूसरा आदमी सीलिंग पे जाके उस आदमी को गिराए, वो अपने गिरे तो दूसरी बात है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जाके उसको गिराए, ये एनर्जी डिफरेंस जो अपने लोगों का एच न्यू है, उसी एनर्जी डिफरेंस का, यानी ये 10 जूल, ये 13 जूल अगर हमने कहा तो 3 जूल एक्सेस है। तो 3 जूल एनर्जी वाला फ़ोटोन अगर यहाँ जाए, जो एक्सेस एनर्जी है उसकी, और उसको जाके हिट करे, कहे साहब आप निकलिए, तो ऐसी हालत में जो वेव निकलेगा, वेव की बात है साहब, हमने कहा रेडिएशन है, रेडिएशन वेव होता है, ये वेव जो निकलेगा, इस वेव की कुछ ख़ास बात होगी नहीं, और वो वेव बहुत काम का होगा, और उसी को लेज़र हम लोग कहेंगे। क्या करना होगा, एक्साइटेड स्टेट में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसकी, यानी इस एनर्जी का डिफरेंस बार बार अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, माने ये 10 जूल, ये 3 जूल, तो ये 13 जूल, देन इट इज़ 3 जूल। अब 3 जूल के लिए जो फ्रीक्वेंसी हो, रेडिएशन है तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में ही एनर्जी निकलता है। इस एच न्यू को हम hc/λ भी लिख सकते हैं, लैम्डा वेवलेंथ होगा, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, एच न्यू कैन बी रिटन एज hc/λ भी, एच न्यू, या इसको लोग लिखेगा, कहीं पर लिखा रहे hc/λ, देन इट इज़ ऑल्सो सही, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं। एच और सी बोथ आर कांस्टेंट, जैसे एच हमने बताया इतना 6.62, सी का मान भी होता है, सी भी कांस्टेंट है, दिस इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एवरीबडी नोज, नहीं ये होता है, सो दिस इज नथिंग। ये असल टर्म वेरिएबल जो है वो ये न्यू है या लैम्डा है। तो हम कह रहे थे कि साहब अगर इस 3 जूल एनर्जी का, हम 10 जूल इसको बताया था, 13 जूल इसको बताया, 3 जूल कहा, ये 3 जूल का फ़र्क, इस 3 जूल के एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये माने यहाँ पर से निकाला जाए, अब इसको देखिए, इसको ज़बरदस्ती निकाला जाए, जैसे हमने कहा छत पर एक लड़का चढ़ा है, दूसरा लड़का चढ़ जाके उसको हिट करे, उसको कहे चलो उतरो, कूदो, जंप करो, देन इट इज़, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टाइमुलेट करना किसी को, ऐसे उत्प्रेरित करना जिसको कहते हैं, किसी को माने उकसाना, जिसको उकसाना कहिए, उकसाना अच्छा शब्द होगा, उत्प्रेरित तो थोड़ा, तो ये उकसाना कहते हैं, वर्ड स्टाइमुलेट करना माने वही उकसाना है। तो अगर ये 3 जूल वाला एनर्जी, 3 जूल वाला फ़ोटोन जाके यहाँ पर इस एटम को इंड्यूस करे, एक्साइट करे, इंड्यूस करना भी कहते हैं, स्टाइमुलेट करे, स्टाइमुलेट करना, इंड्यूस करना, उकसाना, व्हाट एवर यू से, देन बड़ी बात होगी, समझना है। तब ये जो यहाँ से एनर्जी माने घटेगा, निकालेगा इसको, यहाँ से यहाँ आवेगा, इसको 3 जूल वाला एनर्जी जितना एक्सेस है, ये एक्सेस एनर्जी वाला फ़ोटोन जाके इसको हिट करेगा इस एटम को, तो ये एटम निकलेगा। ये एटम जब निकल के भागेगा नहीं, ये चलाएगा फिर अपनी जगह ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी लूज़ करेगा ना, उतना एनर्जी, जितना एक्सेस एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ 10 जूल था, यहाँ 13 जूल है, यहाँ 3 जूल वाला एनर्जी यहाँ इसको हिट किया, फिर ये चला आया इधर 10 जूल में, तो 3 जूल एनर्जी तो निकली ना। अब 3 जूल एनर्जी वाला जो वेव निकलेगा यहाँ से, उस वेव की ख़ास बात होगी, बहुत उस वेव की ख़ास बात वो होगी कि वो हमेशा मोनोक्रोमेटिक होगा। अब कहिए मोनोक्रोमेटिक क्या होता है सर? मोनोक्रोमेटिक माने ख़ास वेव का, यही न्यू वेव का फ्रीक्वेंसी, न्यू जो डिफरेंस है उसी फ्रीक्वेंसी का वेव निकलेगा सब। यहाँ से एच न्यू इस तरह से वेव सारा निकलेगा, सारा सब वेव का वेव लेंथ वही होगा एच न्यू। दिस इज बिकॉज एच न्यू इज डिफरेंस। यहाँ 13 जूल था, यहाँ 3 जूल 10 जूल था, तो 3 जूल का फ़र्क, यही 3 जूल एनर्जी ना निकलेगा। ये इसको निकालेगा, जाके इसको इंड्यूस करेगा, स्टाइमुलेट करेगा, इसको प्रेरित करेगा कि साहब चलिए निकलिए। अब ये जो निकलेगा माने इंडक्शन के चलते, स्टाइमुलेशन के चलते जो निकलेगा, कौन चीज़ निकलेगा? एटम।
तो एटम जो इंड्यूस्ड, इसके चलते जो ये एटम यहाँ चला आवेगा तो इससे ये एनर्जी बदल जाएगी रेडिएशन में, ये एनर्जी हो जाएगी वेव। और ये वेव जो है, इस वेव की ख़ास बात ये होगी कि ये हमेशा मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक होने का मतलब कि इसका वेवलेंथ कोई एक ही होगा। अब जैसे कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन हमने लिखा है, लेज़र है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन भी लिख सकते थे, लिखा भी था कहीं पर, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, वो भी होता है। ये लाइट है, लाइट माने विजिबल रेंज, लाइट माने 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच वाला वेव। तो साहब अगर वो 4100 एंगस्ट्रम वाला, 4150 एंगस्ट्रम वाला वेव निकल रहा है, 5055 वाला निकल रहा है, तो सारा जितना भी रेडिएशन होगा वो सब 5045 या 4100 जो भी हमने बताया, वाट एवर सो में भी, यानी ये सारे का वेव लेंथ विल बी सेम, सारे की फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये मोनोक्रोमेटिक होगा। स्ट्रिक्टली इट विल बी क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक होने का मतलब जैसे लाइट निकलता है, टॉर्च से लाइट निकलता है, दैट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक। सन से लाइट आ रहा है, दैट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक, दैट इज़ पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब उसमें बहुत सारा रंग मिला हुआ है, बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशन मिला हुआ है। यहाँ अब रंग हम नहीं बोलते, रंग बोलने में कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन लाइट में सतरंगा प्रकाश कहते हैं ना, तो इसका मतलब 7 वेवलेंथ। हालांकि एक्चुअली दैट इज़ नॉट 7 वेवलेंथ, उसमें तो इनविजिबल माने बहुत सारा वेवलेंथ है, बहुत सारा वेवलेंथ है। वो ख़ास रंग जो है उसका नाम लोग कलर बताता है, वेव जो है। तो क्रो माने रंग ही होता है, मोनो माने एक होता है, मोनोक्रोमेटिक, एक रंगा प्रकाश। अब एक रंगा रंग नहीं उसमें आपको दिखेगा, रंग दिखे ना दिखे नहीं, बिकॉज के साहब 4000 से ज़्यादा एंगस्ट्रम वाला भी वेवलेंथ हो सकता है, 4000 से कम वाला भी हो सकता है, 7000 से ज़्यादा वाला भी हो सकता है। हम लोग तो वही ना पढ़ते हैं कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रम तक होता है, नहीं। तो ऐसी हालत में ये एक रंगा प्रकाश माने एक ही वेवलेंथ का, इसीलिए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होगा। साथ साथ ये होगा कि साहब ये परफेक्टली डायरेक्शनल होगा, माने एक ही डायरेक्शन में सब जाएगा। ये जो हमने डायरेक्शन बनाया, ऐसा नहीं होगा कि साहब कोई इधर जाए। अगर ये होता ना, अपने आप निकलता, इसको निकालना नहीं पड़ता, 3 जूल एनर्जी नहीं जाती, ये अपने से चला आता नीचे। जैसे हमने कहा किसी को ऊपर रखिएगा तो अपने चला आवेगा, छत पर किसी को रख दीजिएगा तो फिर टहल वहल कर सीढ़ी से चला आवेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। और यहाँ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन नहीं हुआ, दिस इज स्टाइमुलेटेड ट्रांजिशन। नहीं, स्टाइमुलेटेड वर्ड स्टाइमुलेशन है ना वहाँ, तो ऐसे स्टाइमुलेशन है, स्टाइमुलेट करना माने प्रेरित करना। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को स्टाइमुलेट करके निकाला गया। जब ये स्टाइमुलेट करके माने 3 जूल का हमने यहाँ भेजा फोटोन, उसको जाके हिट किया तो यहाँ से जो निकला, तो अब 3 जूल का फोटोन निकलेगा, और 3 ही जूल का फोटोन निकलेगा। वो फोटोन बहुत स्ट्रांग होगा, यानी उसकी ताकत उसमें बहुत होगी, बिकॉज के बहुत सारा रे यहाँ निकल रहा है, 3 जूल बहुत सारे इसमें बट गया, और स्ट्रांग इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और वो कोहेरेंट होगा। कोहेरेंट कहते हैं, कोहेरेंस इंटरफेरेंस कहीं पढ़ा होगा, माने सब का फेज़ सेम होगा, सब एक फेज़ में होगा। एक फेज़ होने का मतलब फेज़ समझते नहीं समझते, वेव में इस तरह से साहब, इस तरह का जो ये है, इस तरह से मान लीजिए ये वेव है, अगर ये इसी तरह से ऐसा ही वेव है, साही वेव एकदम सेम, तब ये एक फेज़ में हो गया। लेकिन साहब इसमें अगर यहाँ ये इस तरह का ये वेव है, तो देखिए इसमें ये दूसरा फेज़ हो गया, ये पहला फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ पहला फेज़ हो गया, ये नतीजा है कि फेज़ अलग अलग हो गया। तो फेज़ अलग भी नहीं होगा, एक फेज़ में होगा, एक डायरेक्शन में होगा, एक रंगा प्रकाश होगा, और बहुत इंटेंसिटी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी इंटेंसिटी। उसी को कहते हैं वो लेज़र। और ये जो लाइट निकलेगा बहुत इंटेंसिटी वाला, बहुत ताकत वाला, तो ये लेज़र इसलिए कहते हैं कि ये लाइट के रेंज में है। लाइट का रेंज माने विजिबल रेडिएशन है। विजिबल रेडिएशन माने 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक की बात है। लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से, ये लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो सब माइक्रोवेव कहलाता है। ये भी माइक्रोवेव कहलाता है। लेकिन माइक्रोवेव में ख़ास वेव जो है वो लाइट, वो यही 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, कहीं पर शायद हमने लिखा होगा, वो जो है वही रहता है। देन सो इट इज़ कॉल्ड, यहाँ लिखा है 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। तो ये ख़ास बात याद रखनी चाहिए, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। कोई पूछे लेज़र कैसे निकलता है, तो कहिएगा लेज़र
लाइट एम्पलीफिकेशन। बाय एम्पलीफिकेशन वी मीन बढ़ा देना, एम्पलीफिकेशन अब लाइट के को एम्पलीफाई कर देना। बाय एम्पलीफाई माने उसकी ताकत बढ़ा देनी, उसके वेवलेंथ को नहीं बदलना, इसकी एनर्जी को नहीं बदलना। और ताकत क्यों बढ़ती है? बिकॉज के कम्प्लीटली डायरेक्शनल होता है, पूरा पूरा कोहेरेंस होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है और एग्जैक्टली पैरेलल होता है, जिसे हमने ये बनाया पैरेलल, एकदम एक डायरेक्शन में सब निकलेगा। और उसके बाद साहब वो एक रंगा प्रकाश होगा और बहुत एनर्जी होगी और सबका फेज़ सेम होगा। एक फेज़ में जहाँ एक उठेगा ऐसे तो दूसरा भी ऐसे उठेगा, तीसरा भी ऐसे उठेगा, एक नीचे जाएगा तो तीसरा भी नीचे जाएगा। दे ऑल विल बी इन फेज़। जैसे फेज़ में होना, हम कहते हैं एनसीसी वाले पैरेड करते हैं ना, तो वो एक फेज़ में चलते हैं नहीं। और कहीं हंगामा होता है, मेला होता है, वो सड़क पर हंगामा होता है, केओस होता है जहाँ, देन देयर आर ऑल आउट ऑफ फेज़। कोई फेज़, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई तेज़ भागा, कोई आहिस्ते भागा, मीनिंग देयर बाय के साहब दे आर नॉट इन फेज़। तो यहाँ जो ये होगा सारा फेज़ में होगा। जब फेज़ में होगा, एक कोहेरेंस होगा और बहुत एक रंगा प्रकाश होगा, तो ऐसी हालत में इंटेंसिटी नेचुरली बढ़ जाएगी। नहीं, हम कहते हैं कि साहब एक ही साथ अगर 10 आदमी चलेगा कहीं पर, तो साहब कहीं किसी को डर लगेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, एक ही स्पीड से चलेगा, देन नेचुरली साहब वो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ भी ये ताकत इसकी बहुत बढ़ जाती है। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। बात समझ में आई? अब ये लेज़र इसलिए नाम दिया गया है कि साहब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 4000 एंगस्ट्रम 8000 एंगस्ट्रम के बीच के वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, नहीं इससे ऊपर, इससे नीचे। देन दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाया उसको, हमने कहा था माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन। माइक्रोवेव कोई भी वेव होगा, ये मेज़र कहा था ना, लेज़र होता है, मेज़र होता है, सेसर होता है, लिखा था कहीं पर, शायद पहले मिटा दिया, तो सारा होगा। बट हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ लेज़र। एंड अपने लोगों को कई तरह का लेज़र है, प्रैक्टिस में बहुत तरह का लेज़र है, लेकिन 2 सिलेबस में है हर जगह, वो है हीलियम नियन लेज़र और रूबी लेज़र। पहला लेज़र रूबी लेज़र ही था, 1960 में मेमन सब ने बनाया था। तो क्या नाम उसका, अली जवान और कौन मेजन था वो, उसने हीलियम नियन लेज़र बनाया था। प्रिंसिपल यही है। क्या प्रिंसिपल है कि साहब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम को जाना है। अब एटम को जाना मतलब एटम मूव नहीं करता है, जो जहाँ है वही रहता है। वो तो हमने ये बताया ना कि कलम को यहाँ से उठा के कलम को यहाँ कर दें, देन ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। एटम के साथ कुछ इस तरह की बात नहीं कि उसको उठाना है, एटम की एनर्जी बढ़ानी है। एटम को एनर्जी दी जा सकती है, हर एटम की अपनी एनर्जी होती है, उसको एनर्जी दी जा सकती है। अब वो एनर्जी जब दी जाएगी तो वो जाते जाते वो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जितना उसको एनर्जी दिया जाएगा उतना एक्साइटेशन होगा। नहीं, अब वो एक्साइटेशन जो होगा, तो वो एक्साइटेशन जो होगा, एनर्जी का बढ़ना, देन उसमें एक्साइटेड स्टेट में वो पार्टिकल हमेशा नहीं रहेगा, उसको आना है फिर ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो नेचुरली वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वही एनर्जी क्या होगा, ये वो एनर्जी से कुछ काम नहीं होगा, वह फेज़र डायरेक्शन में होगा। यार इसको कहेंगे कि साहब स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हुआ, खुद ब खुद नीचे आया, ऊपर से नीचे। लेकिन यहाँ खुद ब खुद ना आए, स्टाइमुलेटेड हो। स्टाइमुलेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि साहब जितना एनर्जी का ये डिफरेंस है, यहाँ 10 जूल का, यहाँ 13 जूल का है, यहाँ 3 जूल एनर्जी अगर यहाँ पर आइटम को दे दी जाए, कहीं से कोई आइटम जाके उसको दे दे, देन इसको स्टाइमुलेट करेगा कि चलो निकलो। तब जो निकलेगा वही लेज़र काम का होगा, माने वही रेडिएशन काम का होगा, एंड उसी से हम लोगों को मतलब, एंड दैट इज़ कॉल्ड लेज़र। ओके, तो हम समझते हैं कि साहब इतना रखिए। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो इसमें रूबी लेज़र, हीलियम लेज़र पढ़ाएंगे। पढ़ाना होगा तो फिर आइंस्टीन से भी कोएफिशिएंट पढ़ाएंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।